पीयूष और रूहानी अपने जगह से खड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले तरुणा देवी की ओर बढ़ जाते हैं। तरुणा देवी अपनी जगह से खड़ी होती हैं तो दोनों झुककर तरुणा देवी के पैर छूते हैं। आंखों में हल्की नमी और होठों पर मुस्कुराहट लिए तरुणा देवी रूहानी के गाल पर हाथ रख कहती हैं, आपकी खुशियों को किसी की भी नज़र न लगे। रूहानी एकदम से तरुणा देवी के गले लग जाती है। होनी तो थी अब विदाई की रस्म, तो सभी की आंखें नम सी हो जाती हैं। वहीं रूहानी गले लगकर रोए जा रही थी। पीयूष ने अब भी रूहानी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर वंश का दिल तड़प सा उठता है। उसे तो जैसे ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वंश में अब और आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वह अपने टूटे दिल को संभाले अपने कदम को पीछे लेकर जाने लगता है। उसके पीछे होते कदम को देख रूहानी को एक नज़र देखकर वंश की ओर बढ़ जाता है। वंश अब मंडप की ओर पीट करके तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। उसके बढ़ते कदम चलते चलते एक जगह आकर ठहर जाते हैं और वह घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्ला उठता है। उसके दिल का दर्द अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, वह चीखते हुए रोने लगता है। आखिर कौन सा आशिक अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ देख सकता है। कहते हैं कुदरत हमेशा ही सच्ची मोहब्बत करने वाले को मिला ही देती है। क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है? मोहब्बत का एहसास कराकर जब वही कुदरत अपने सामने उसी मोहब्बत को किसी और का बना दे तो क्या ये दर्द सहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये दर्द सहने के लायक बिल्कुल नहीं होता। वंश बस उन अंधेरों के बीच चीखते हुए बेतहाशा रोए ही जा रहा था। चाहे जो भी हो, मोहब्बत को खोने की तकलीफ और कुछ नहीं हो सकता। ये तकलीफ कुछ पलों का नहीं होता, पूरी जिंदगी भर का होता है। वंश अब अपने आप को ही थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मैंने अपने दिल की बातें नहीं सुनी? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रूहानी किसी और की हो गई। क्यों तू अपने दिल को समझा नहीं पाया? क्यों उसकी बात नहीं मानी? इतना बोलते हुए वह फिर एक बार चीखते हुए रोने लगता है। बुला देना मुझे, अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना, सफ़र ये तेरा, ये रास्ता तेरे, तुझे जीना है मेरे बिना। इधर रूहानी अमर और माया के गले लग फूट फूट कर रो रही थी। माया भी उसके संग ही रो रही थी। अमर बस दोनों के गले लगे हुए थे। उसकी आंखें नम थीं, पर वो उसे नहीं रोक रहे थे। रूहानी को ऐसा देख रूही भी तेजस के गले लगकर रो रही थी। तेजस रूही के पीठ पर हाथ रखे दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। रूही का इस वक्त राखी जी की गोद में थी। इधर रूहानी और उधर वंश दोनों अपने दर्दों को बाहर निकाले आंसू लगातार बहाए ही जा रहे थे। दोनों के दर्दों का आभास किसी को ना था।
जिसे था वह देखने और उन्हें संभालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वंश अपने अकेले के गम में रो ही जा रहा था कि रूहान उसे ढूंढते हुए भाग कर वहां आता है। वंश को इतने दर्द में देख रूहान तुरंत उसे संभालने के लिए खुद भी घुटनों के बल बैठकर उसके गले लग जाता है। रूहान वंश के पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना कि तू तड़प उठेगा, क्यों मेरी बात नहीं मानी है। वंश रूहान को टाइटली पकड़कर कहता है, यार मैं रूहानी के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उस सिया की वजह से मैंने रूहानी को खो दिया। उसके मासूम चेहरे से हम सब कोई फंस गए। वो मरी नहीं है यार, वो सिया जिंदा है। रूहान वंश की बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह जल्दी से वंश से अलग होकर हैरानी से उससे सवाल करता है, क्या सिया जिंदा है? पर ये कैसे हो सकता है? हम सब ने तो देखा था तो तेरे रिजेक्ट करने के बाद कार के साथ खाई में ही गिर गई थी। वंश अपने आंसुओं से भरी आंखों से दर्द के साथ कहता है, वो सब आंखों का धोखा था, धोखा। सब कुछ उसकी चाल थी। तुझे पता है रूहानी मुझसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी यार। लेकिन इतना बोलते ही वंश के शब्द अटक गए और वह जोर जोर से खांसने लगता है। रूहान वंश को संभालते हुए पीठ को थपथपाते हुए कहता है, वंश खुद को संभाल। वंश खांसी रोकते हुए बोलता है, मैं नहीं संभाल सकता यार, मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा। मुझे उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जीना यार, मुझे नहीं जीना। रूहान वंश के चेहरे को पकड़कर, वंश मेरी आंखों में देख। वंश रूहान की आंखों में देखने लगता है। रूहान वंश की आंखों में देखते हुए, मैंने कहा था ना तुझे कि तू तड़पेगा, पछताएगा, जीना भी नहीं चाहेगा, लेकिन मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। तुझे जीना होगा, समझे तू, तुझे जीना होगा। वन झटके से रूहान को धक्का देकर उठ जाता है और फिर उससे दूर होते हुए चिल्ला कर कहता है, तू जी सकता है क्या श्वरा के बिना? यह सुनते ही रूहान की मुट्ठी कस जाती है। वंश खुद को दर्दों को बाहर निकाले कहता है, न तू जी सकता है श्वरा के बिना और न मैं रूहानी के बिना जी सकता हूँ। समझा तू? मैं नहीं जी सकता उसके बिना। इतना बोलते ही वंश अपने आंसुओं को पोंछकर रूहान को पीट करके जाने लगता है कि तभी रूहान अचानक से कहता है, तुझे रूहानी की कसम वंश, तू खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। यह सुनते ही वंश कुछ पल तक रुका, फिर अचानक से तेज कदमों से होते हुए वहां से चला जाता है। रूहान वंश को देखता हुआ कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था वंश, तू जी नहीं पाएगा, पर तुझे जीना तो पड़ेगा ही। कुछ देर बाद रूहान गार्डन में पहुंचता है। रूहानी सबसे अब भी गले लगी रहती है। रूहान सबके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। रूहानी सबसे गले लगकर रूहान से भी गले लग जाती है। रूहान रूहानी के बालों को सहलाए हुए कहता है, हमेशा खुश रहना। रूहानी रूहान के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। अब माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है। रूहानी
को पीयूष की दुल्हन की तरह सजाए कार में बैठा दिया जाता है। उसके बैठते ही माया पीयूष के हाथों को पकड़ के कहती है, बेटा प्लीज़ रूहानी की आंखों में आंसू बहने मत दीजिएगा। पीयूष उन्हें यकीन दिलाते हुए कहता है, माँ आप फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे बेटा कहा है, अपने बेटे पर यकीन रखिए, मैं उसकी आंखों में एक आंसू तक भी नहीं आने दूंगा। यह सुनकर तो जैसे माया के दिल को तसल्ली सी मिली। पीयूष भी अब आकर कार में बैठ जाता है। रूहानी अब भी सर झुकाए हुए रो रही थी। पीयूष रूहानी के हाथ को पकड़ लेता है तो रूहानी सर उठाकर पीयूष को देखती है। पीयूष रूहानी के आंखों में देखते हुए कहता है, ये आंसू बस आज तक, फिर मैं आपको कभी भी रोने की इजाज़त नहीं दूंगा। रूहानी चुपचाप से सर झुका लेती है। कुछ ही पल में कार वहाँ से निकल जाती है। रूहानी अब बिल्कुल चुप हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसका सर झुकाए हुए बैठी थी। पीयूष पीछे से एक गिफ्ट निकालकर रूहानी को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा, मैंने इसे खुद बनाया है। रूहानी कुछ देर तक पीयूष के हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को देखती है, फिर ले लेती है। रूहानी गिफ्ट को बस पकड़ी रहती है तो पीयूष उसे देखकर खोल कर देखिए ना। रूहानी यह सुनते ही उस गिफ्ट को खोलती है। वह खोल कर देखती है तो यह एक फोटो फ्रेम था जिसमें पूरा सिंघानिया परिवार था। वह फ्रेम बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया था। रूहानी फ्रेम पर अपने हाथों को फेरती है, फिर पीयूष को देखते हुए धीरे से कहती है, थैंक यू। पीयूष बस मुस्कुरा देता है। इधर सिंघानिया विला में माया एकटक पूरे विला को देख रही थी। रूहानी की बचपन से अब तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। माया अब रूहानी के कमरे में जाती है जो बिल्कुल खाली था। वह रूहानी के एक एक चीज को छूते हुए देख रही थी। तभी अचानक रूहानी की फोटो दीवार से नीचे गिर जाती है। माया फोटो को उठाने ही लगती हैं कि तभी उनके हाथ में कांच घुस जाता है, जिससे खून बहते हुए रूहानी के टूटे फ्रेम पर गिरने लगती है। माया परेशानी भरी आवाज में शरा से कहती हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी तेज हवा के साथ जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। माया ये सब देखकर घबरा सी जाती है। उसी वक्त अमर रूहानी के कमरे में आते हैं। माया के हाथ से बहते खून को देख वह तुरंत उसके पास बैठ फिक्र से कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने माया। माया घबराते हुए अमर से कहती हैं, अमर हमें बहुत बेचैनी हो रही है। रूहानी ठीक तो है ना, मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है। अमर, ये आप क्या बोले जा रही हैं, रूहानी बिल्कुल ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए। अचानक ऐसे बेटी के जाने से शायद आपको ऐसी बेचैनी सी हो रही होगी। माया अब जल्दी से नामी सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं अमर, कुछ तो है, आप प्लीज़ रूहानी को कॉल कीजिए ना। माया के जिद करने पर अमर रूहानी को कॉल करती है, लेकिन काफ़ी देर तक रिंग होने के बावजूद वह कॉल रिसीव नहीं करती।
माया हड़बड़ाते हुए कहती हैं, पीयूष, आप पीयूष का कॉल ट्राई कीजिए ना। हमारा पीयूष को कॉल करते हैं, लेकिन वह भी कॉल रिसीव नहीं करता। हमारा पीयूष के पापा को कॉल करते हैं। कुछ ही वक्त में उधर से कॉल रिसीव होता है। अमर कॉल पर, हमें माफ़ कीजिए, वो मौसम इतना ख़राब है, तो हम पूछना चाह रहे थे कि क्या बच्चे घर पहुँचे। हम तो उन्हें कॉल कर रहे थे, पर रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। उधर से पीयूष के पापा कहते हैं, जी अब तक तो नहीं, मौसम खराब होने की वजह से शायद कहीं रुक गए होंगे। उनके पहुंचते ही हम आपको बता देंगे। यह सुनते ही अमर कहते हैं, जी शुक्रिया। माया उधर की बात सुनकर बिल्कुल चुप होती हैं, लेकिन बेचैनी अब भी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। इधर वंश एक अनजान सी रोड पर बैठा बारिश में बस भीगे ही जा रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और उसमें रूहानी की फ़ोटो को वह बस एकटक देखे ही जा रहा था। उसके कानों पे बस रूहानी की ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यही एक सवाल बस वंश के कानों पर गूंजे जा रहा था। उसे किसी की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ना इस जगह की, ना भी बारिश की बूंदों की। वंश वैसा ही भीगता हुआ कब अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे यह तक पता नहीं चलता। सुबह के करीब 10 बजे वंश की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह आंखें खोलकर आसपास देखता है तो उसे अपनी कार साइड में खड़ी दिखती है। उसके अलावा इस रोड पर बहुत कम ही गाड़ियां चल रही थीं। वंश फ़ोन को खोले देखता है तो अब तक उसके फ़ोन पर रूहानी की ही फ़ोटो दिख रही थी। वंश फ़ोटो को अपने होठों से चूम लेता है और फिर फ़ोन को चेक करने पर पता चलता है कि उसमें तेज, राखी और आखिरी में रूहान की बहुत ही सारी मिस्ड कॉल थी। वंश सीधे रूहान को कॉल करता है। रूहान कॉल रिसीव करके उधर से कुछ बोलता है तो रूहान की बात सुनकर वंश के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वह हैरानी और बस घबराए हुए ही एकदम जोर से चिल्लाता है, व्हाट?